आज भारत की सबसे ऊंची संरचना कौन सी है? जवाब में हमारी सोच बड़े बड़े इमारतों और मीनारों तक ही सीमित रहती है, लेकिन इसका सही उत्तर भारतीय नौसेना के आईएनएस कट्टबोमन नामक सैन्य ट्रांसमीटर बेस पर लगे एंटेना है। यहाँ के दो एंटेना की लंबाई 471 मीटर की है, यानी आईफिल टावर से 1.5 गुना ऊंची। इन दो एंटीना के अलावा यहाँ के 7 एंटीना दुनिया के ऊंचे 10 संरचनाओं की सूची में है। इस बेस का उद्देश्य भारतीय नौसेना के पनडुब्बियों को गुप्त संदेश भेजना है। इस जमाने में दुनिया भर उपग्रह, फाइबर और मोबाइल इंटरनेट की सुविधाओं के बावजूद संदेश भेजने के लिए ऐसी एंटीनाओं की क्या जरूरत है, वह भी इतना ऊंचाई में? जवाब जानने के साथ ही हम कट्टाबोमन के बारे में भी जानेंगे। पनडुब्बियां समुद्र के अंदर के गोरिल्ला योद्धा ही हैं। वे समुद्र के नीचे छिपकर दुश्मन को जाने बिना ही उसकी निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर छिपे हुए पनडुब्बियों से साथ संपर्क करना आसान नहीं है। रेडियो संदेश के द्वारा यह उपग्रह की सहायता से भी संपर्क करने की क्षमता आधुनिक पनडुब्बियों में होने पर भी यह सूचनाएं समुद्र से खारे पानी को पार नहीं कर सकती। यद्यपि वे सतह पर पहुंचने और संवाद करने में सक्षम हैं, ऐसा करने से वे दुश्मन की आंखों में फंसने की अधिक संभावना रखते हैं, विशेष रूप से उन तटों के पास। यहां पे है VLF सिग्नल काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले ये तरंगे समुद्र तल से 20 मीटर गहराई तक पहुंच सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने पहली बार पनडुब्बियों के साथ संचार करने के लिए VLF संकेतों का उपयोग करना शुरू किया था। युद्ध के बाद अमेरिका और रूस जैसे दुनिया की प्रमुख शक्तियों ने इस प्रौद्योगिकी को अपनाया। VLF संकेतों की विशेषता यह है कि उन्हें संचारित करने के लिए बहुत उच्च विशेष प्रकार के एंटीना की आवश्यकता होती है। भारत ने VLF स्टेशन के लिए एक योजना 1984 में शुरू की थी। तमिलनाडु के तिरुनेवली में 3000 एकड़ में फैला एक बड़ा बेस इसके लिए तैयार किया गया है। बेस पूरा होने पर तमिल सेनाध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी वीर पांडेय कट्टाबोमन के सम्मान में उसको INS कट्टाबोमन का नाम दिया गया था। इसकी विशेषता 13 ऊंचे टावर है। 301 मीटर लंबा सेंडर मास्ट के 500 मीटर दूरी पर 276 मीटर लंबा 6 मास्टें, 1.25 किलोमीटर दूरी पर 227 मीटर लंबा अन्य 6 मास्टें भी बनाए गए थे। INS कट्टाबोमन भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित होने के कारण अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में सूचनाएं सफलता से पहुंचा सकता है। टावरों से निकलने वाली सूचनाओं की वेवलेंथ ज्यादा होते हैं और अंतरिक्ष का ऑयल मंडल यानी आइनोस्फीयर में टकराकर प्रतिबिंबित होने से भी हजारों किलोमीटर दूरी के पनडुब्बियों तक पहुंचा सकते हैं। समुद्र तल से 20 मीटर गहराई तक के पनडुब्बियों को भी कट्टाबोमन में सूचनाएं मिल सकती हैं। सूचनाएं कहीं भी किसी को भी उपलब्ध हैं, पर गोपित होगा, लेकिन केवल भारतीय नौसेना ही अंदर के कोडित संदेश को पढ़ सकती है। हम आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मोबाइल सिग्नलों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से वॉइस और डेटा को भी ले जा सकेगा, लेकिन इन सिग्नलों में एक बड़ी खामी है, उनमें ध्वनि ले जाने की क्षमता नहीं है। लेकिन VLF सिग्नलों का उपयोग करते समय संदेश मोर्स कोड के रूप में 400 शब्द प्रति मिनट में प्राप्त होगा। इसके अलावा पनडुब्बी में सैकड़ों मीटर लंबा एंटीना लगाना व्यवहारिक नहीं है, इसीलिए जवाब को VLF सिग्नल के रूप में वापस नहीं भेजा जा सकता। इस कारण दुश्मनों के तट से अलग होकर एक सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद रेडियो सूचनाओं के जरिए या सैटेलाइट लिंक के जरिए वापसी संदेश भेजा जा सकता है। ध्वनि ले जाने में असमर्थता के अलावा VLF सिग्नल का एक और कमी है कि संदेश केवल 20 मीटर की गहराई तक प्राप्त किया जा सकता है। इस गहराई में चलते पनडुब्बियों को हेलीकॉप्टर और जहाज से जुड़ी सोनार की मदद से आसानी से पता लगाया और नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए पनडुब्बियों के लिए 100 मीटर की गहराई पर संदेश प्राप्त करने के लिए एक रास्ता खोजना आवश्यक था, ताकि वे सुरक्षित रूप से संचालित हो सके, विशेष उन पनडुब्बियों के लिए जो न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा हैं। इनकी तैनाती गोपनीय होनी चाहिए और किसी भी समय संदेश प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। VLF से कम फ्रीक्वेंसी वाले ELF का उपयोग से ही इसका हल किया जा सकता है, लेकिन इन सिग्नल में VLF की क्षमता न होने के कारण यह केवल सीमित संख्या के शब्दों को ही प्रसारित कर सकते हैं। इसीलिए ELF का उपयोग केवल पूर्व निर्धारित कोड भेजने के लिए किया जाता है। इन कोडों का विश्लेषण करने के बाद यदि आवश्यक हो, सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद
पनडुब्बियां कुछ समय के लिए 20 मीटर की गहराई तक आती है और वीएलएफ संदेश प्राप्त करने के तुरंत सुरक्षित गहराई पर वापस लौट जाती है। आपात स्थिति में परमाणु हथियार लॉन्च करने के निर्देश भी इन ईएलएफ कोड में ही होते हैं। अमेरिका और रूस ने ही सबसे पहले ईएलएफ ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्राइड के हिस्से के रूप में ईएलएफ स्टेशन भी निर्माण किया है। आईएनएस कट्टा बोमन के वीएलएफ एंटीना के पास में ही इसका एंटीना स्थापना भी किया गया। इसके लिए निर्माण किए गए 2 अम्ब्रेला एंटीना न केवल भारत की उच्च संरचना में हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे सैनिक टावर में भी है। भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट, जो वर्तमान में समुद्री परीक्षणों के अधीन है, और निर्माणाधीन 2 नई पनडुब्बियां भी संदेशों के लिए इसी आधार पर भरोसा करती हैं जब वे डिफेंस पेट्रोल पर हों। परमाणु पनडुब्बी और आईएनएस कट्टा बोमन ऐसा स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की मूर्खता करता है तो आपसी विनाश निश्चित है। बेस के महत्व को अच्छी तरह से समझते हुए एलएनटी ने परमाणु प्रतिरोधी बंकरों सहित आईएनएस कट्टा बोमन का निर्माण पूरा किया था। भारत ने आईएनएस कट्टा बोमन के अलावा हैदराबाद के पास एक नया ईएलएफ निर्मित करने का योजना बनाई है। भारतीय नौसेना और न्यूक्लियर ट्राइड की क्षमता को बढ़ाना, युद्ध की स्थितियों में पूरी तरह से कट्टा बोमन पर निर्भर रहने से बचना आदि लक्ष्य है। यह स्टेशन भी कार्यान्वित होने से भारत के परमाणु ट्राइड और मजबूत होगा। आईएनएस कट्टा बोमन वास्तव में एक दृश्य तकनीकी चमत्कार है, लेकिन देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस बेस की प्राधान्य बिल्कुल अवर्णनीय है। जय हिंद।